बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बहरान पर बहरान उमड़ रहे हैं और पाकिस्तान की रियासत की तरफ से एक खामोशी है और बज़ाहिर लगता है कि वो शायद खामोशी के साथ ही नई हिकमत अमली बना रहे हैं। इमरान खान का एक और 9 मई करने का प्लान चौपट हो गया और उसकी क्या वजह हो सकती है और इमरान खान ने क्या सोच कर ये कॉल दी थी और फार्म 45 का ड्रामा बुरी तरह बेनकाब होने के बाद पीटीआई ने क्या जालसाजी की और उसके बाद ये कमिश्नर रावलपिंडी को जो लाया गया है, कोई चट्ठा साहब हैं, तो ये ड्रामा भी जिस तेज़ी से मीडिया पर छा गया और उसी तेज़ी से फिर ये फ्लॉप भी हो गया। इसकी पूरी कहानी कुछ आपको मालूम हो चुकी है, कुछ मज़ीद मैं उस पर रोशनी डालूँगा। और फिर इमरान खान की तरफ से एक और बदबख्ती या जसारत के तमाम पाकिस्तान के लोगों को इसने कुफार मक्का करार दे दिया है और बलूचिस्तान के क्या हालात हैं, ये चीज़ें ज़ेर बहस आएंगी आज के प्रोग्राम में। तो सर फहरिस्त मेरे ख्याल है 9 मई से कर लेते हैं। 17 फरवरी को इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी थी और इसका ख्याल था, और पीटीआई के जो सोशल मीडिया के लोग हैं ये भी बता रहे थे कि कल इतना हजूम निकलेगा कि हर तरह की जो माजी की तारीख़ है वो पीछे रह जाएगी। इतना बड़ा अवाम का जम्बे गफ़ीर हर शहर में निकलेगा। और आपने देखा कि पाकिस्तान के किसी भी शहर में सिवाय पख्तूनख्वा के चंद शहरों के वहाँ भी काबिल ज़िक्र से गिनती कम ही रही है। और बाकी मुल्क में तो हालत ये थी कि लाहौर जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, यहाँ को 1.5 दर्जन के करीब अफराद निकले जो गिरफ़्तार कर लिए गए और फिर गिरफ़्तारी के चंद घंटों के बाद उनको रिहा भी कर दिया गया। और उनमें वो सलमान अकरम राजा भी थे जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, उनको भी गिरफ़्तार किया गया। माशाल्लाह नए मुशर्रफ व इमरान हुए हैं और इस हद तक वो उन्होंने जसारत की कि कुरान पाक पर हलफ लिया कि मैं इमरान खान का वफ़ादार रहूँगा। और ये हलफ उसने फिर टीवी पर चलवाया और सोशल मीडिया पर भी चलवाया और अखबारात में भी छपवाया। किसी पाकिस्तान के उलमाए दीन में से किसी ने ये नहीं कहा कि कुरान पाक इन कामों के लिए नहीं है। किसी एक फ़र्द की वफ़ादारी का कुरान पर हलफ देना जो है यह कुरान की तौहीन है। पीटीआई की बात नहीं कर रहा, वो तो कुरान की तौहीन दानिस्ता करते हैं। एक जहनीत उनकी बन गई है, कुरान को बीच में लाते हैं, कुरान का मजाक उड़ाते हैं। कल परसों यहाँ आपने देखा कि एक पीटीआई का एक वर्कर है, मज़हर बिरलास नाम का, कॉलम भी लिखता है, उसने अपने लिखा कि इमरान खान के पास रोज़ रात को कोई आता है और उसे तसल्ली देता है, उसके सर पर हाथ फेरता है और उससे कहता है कि डटे रहना। और उसने ये बात अलामती अंदाज में नहीं लिखी बल्कि हकीकी मानों में लिखी। फिर ये भी लिखा कि इसके बाद इमरान खान अल्लाह ताला से बराह रास्त कलाम करता है। तो ये सारा ज़ाहिर लिखने वाले को भी पता है कि ये सारा झूठ है, लेकिन वो लिखते हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जो खुदा और रसूल और आखिरत के मामलात से बिल्कुल बेनियाज हैं। इनका ईमान इन पर नहीं है। अगर कोई किसी आदमी के दिल में ज़रा रमक बराबर भी ईमान हो तो वो खुदा पर या रसूल पर बहतान नहीं लगा सकता, लेकिन जो लोग लगाते हैं उनकी पूरी हिस्ट्री है। तो खैर, मुजाहरों की बात हो रही थी पूरे पाकिस्तान में, कहीं भी काबिल ज़िक्र, तो क्या काबिल ज़िक्र से भी बहुत कम तादाद में भी लोग नहीं निकले। कहीं दर्जन निकले, कहीं 50 निकले, कहीं 40 निकले, और वो भी चंद शहरों में। सारे मुल्क में इनका कहीं वजूद नज़र नहीं आया। तो ये असल में 17 फरवरी की तारीख़ का ऐलान इमरान खान ने क्यों किया था और ये क्यों कहा गया था पीटीआई की तरफ से कि इस मरतबा इतना बड़ा एहतजाज होगा कि माजी की तमाम एहतजाजों के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। तो उसकी एक ही वजह थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत से नाराज़ हो गए थे, फ़ौज से भी नाराज़ हो गए थे उन्होंने, और ये ऐलान कर दिया था कि अब मुकाबला जो है वो अदालतों में या असम्बली में या ईवानों में नहीं होगा, बल्कि अब बात जो है वो मैदानों में तय होगी। मतलब ये है कि हम एजिटेशन करेंगे। और उन्होंने कोई तारीख़ नहीं दी और तारीख़ उन्होंने देनी भी नहीं है क्योंकि मामलात सेटल हो जाने हैं। इमरान खान ने ये समझा कि जब हम कॉल देंगे तो JUI के लोग उसमें ख़ुद ब खुद शरीक होंगे, क्योंकि मामला, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि मामला पका हुआ है, मामला गर्म है, बात गर्म है। तो वो JUI के लोग निकलेंगे और फिर दाल गल जाएगी, तशद्दुद भी करेंगे, 9 मई को भी दोहराएंगे। इससे पहले पीटीआई ने तवातर से ये बयान दिए। शेर मरबत ने एक तकरीर में ये भी कहा कि 9 मई एक मरतबा नहीं 10 मरतबा करेंगे। और ये पूरा इनका पक्का प्लान था
कि JUI के कारकुन निकलेंगे, और JUI के कारकुन कम से कम बड़े शहरों में तो हज़ारों की तादाद में निकल ही सकते हैं, लाखों की तादाद में चाहे ना सही, लेकिन हर बड़े शहर में, कराची में, लाहौर में, पिंडी में, पेशावर में, मर्दान में, डेरा इस्माइल ख़ान में और डेरा गाज़ी ख़ान में, कश्मीर में, जो इनके जहाँ इनके ज़्यादा असरात हैं मजहबी मदारस के, इन तमाम शहरों में वो हज़ारों की तादाद में निकल सकते हैं। कहीं 5,000 तो कहीं 10,000 तो कहीं 20,000। ये बहुत बड़ा मजमा होता है, और इस मजमे में हम अपने कारकुन शामिल कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा झंडे लेकर, और फिर वो वायलेंस करेंगे, पुलिस लाठी चार्ज करेगी, शेलिंग करेगी, तो फिर JUI के कारकुन भी मुश्तिल हो जाएंगे। और यूँ एक नया किस्म का 9 मई, जिसका टारगेट फ़ौजी तनसीबात तो नहीं होगी, लेकिन सिविलियन तनसीबात को अच्छी तरह जी भर के निशाना बनाएंगे। लेकिन ए बसा आरजू कि खाकशुदा JUI ने इस काल का साथ नहीं दिया, ना साथ देने का ऐलान किया, ना साथ दिया। कहीं भी JUI के कारकुन PTI के मुजाहरों में शरीक नहीं हुए। PTI वाले एकतरफ़ा तौर पर 3 दिन से हज़रत मौलाना और हज़रत मौलाना, जिनको वो डीज़ल कहते थे, जिनको वो कहते थे कि ये बड़ा मुनाफिक है, ये बड़ा झूठा है, दीन का कारोबार करता है और कश्मीर कमेटी का फ़ंड खा गया, इस तरह के सैकड़ों दर्जनों नहीं सैकड़ों इल्ज़ामात और सैकड़ों गालियाँ मौलाना फजलुर रहमान के लिए वक्त थी। नवाज़ शरीफ साहब के बाद सबसे ज़्यादा गालियाँ अगर इन्होंने किसी को दी हैं तो वो फजलुर रहमान साहब को दी हैं। तो वो एकतरफ़ा तौर पर 3 दिनों से हज़रत मौलाना, हज़रत वाजिबुल एहतराम मौलाना, बड़े इनका अजीम किरदार है, बड़ी इनकी पावर है, बड़ी इनकी स्ट्रीट पावर है, बड़े इनके फॉलोअर्स हैं, और ये बड़े सियासी मुदब्बर हैं और बड़े हक गो हैं। इस तरह के ये कलमात ये सोशल मीडिया पर चलाते रहे, और मौलाना ने इनके एहतजाज की काल को नज़रअंदाज किया, जिसका इन्हें ज़ाहिर है कि बहुत गुस्सा है। इससे पहले इनका फार्म 45 वाला ड्रामा बुरी तरह बेनकाब हुआ। हालांकि कौमी मीडिया ने मलिक रियाज के इशारे पर जो 5-6 चैनल हैं जियो समेत, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत ज़्यादा कवरेज दी, जिसमें वो जाली फार्म नंबर 45 दिखाए गए। लेकिन उसका असर क्या हुआ, इनका ख्याल था कि इसके बाद तो यूरोपीय यूनियन की तरफ से कोई बयान आने वाला है, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने कोई बयान नहीं दिया। और फिर इन्होंने एक जाली बयान यूरोपीय यूनियन की तरफ से चला दिया, जैसा कि इनका खासा है। हर मौके पर इन्होंने हर रोज़ कोई ना कोई जाली दस्तावेज़, कोई ना कोई जाली वीडियो, फेक वीडियो, कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से जाली बनाते हैं, और कुछ ये होता है कि पुरानी वीडियोस को नया बनाकर पेश कर देते हैं। तो ये झूठ। और फिर अब ताज़ा तरीन वारदात आपने देखी कि वो जो कमिश्नर चट्ठा है वो पिंडी का, जिसने ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने धांधली की और 50 हज़ार वोट या पता नहीं 70 हज़ार वोट जाली दिलवाए और उनको लीड दिलवाई, और इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन भी मुलव्वस हैं, चीफ जस्टिस भी मुलव्वस हैं। इस तरह की बातें कि PTI वाले खिल उठे। और फिर जब चट्ठे का पोल खुला कि ये कौन है, उसका जिक्र करता हूँ थोड़ा बहुत, आपके इल्म में पहले ही आ गया होगा। तो जब ये पोल खुला तो इन्होंने एक जाली सरकारी रिपोर्ट, तफ्तीशी रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि कौमी इदारों ने, किसी फलां इदारे ने तहकीकात की है और पता चला है कि ये चट्ठा साहब जो है ये तो मुस्लिम लीग नून वालों और तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वालों के करीबी रिश्तेदारों में शामिल है, और उनके आदमी है, और इन पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। बड़े साफ़ सुथरे आदमी है, बड़े दयानतदार आदमी। इतनी जल्दी ये खुफिया रिपोर्ट तैयार करके इन्होंने जारी करा दी। और हद देखिए कि जियो के हामिद मीर साहब ने भी इस जाली फेक दस्तावेज़ को चला दिया कि देखो ये चट्ठा साहब जो हैं ये तो मुस्लिम लीग नून और तहरीक जहांगीर तरीन की पार्टी के आदमी हैं, तो इसलिए इनके इल्ज़ामात में वज़न है। वो फ़ौरन ही खैर पता चल गया कि वो फेक है, जो असल कहानी थी वो तो कुछ और ही निकली। तो खैर बहरहाल वो फिर यूरोपीय यूनियन वालों ने फ़ौरन तरदीद की कि हमने फार्म 45 के हवाले से कोई बयान नहीं दिया। इससे पहले इनको अमेरिका के मामले में बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा। 2 दिन पहले अमेरिका के दफ्तर खारजा ने बयान दिया कि पाकिस्तान में मखलूत हुकूमत बनती है या गैर मखलूत हुकूमत बनती है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, ये पाकिस्तान का दाखिली मसला है। धांधलियों के इल्ज़ामात पर तहकीकात का मुतालबा अमेरिका हमेशा करता है, क्योंकि वो ये नहीं कहता कि धांधलियों के इल्ज़ामात दुरुस्त है, वो ये कहता है कि धांधलियों को ये इल्ज़ामात लगें तो उनकी तहकीकात होनी चाहिए। तो उस मसले पर भी इन्होंने मुँह की खाई, यूरोपीय यूनियन से भी मुँह की खाई। फार्म 45 का पूरा प्रोग्राम जियो की भरपूर कवरेज के बावजूद कोई इम्पैक्ट नहीं दे सका। इम्पैक्ट लेस और रिज़ल्ट लेस किस्म का एक ये मशक़ी और उस पर बेपनाह रकम खर्च की गई।
अब ये जो चट्ठा साहब हैं, कमिश्नर साहब, इन्होंने ये इल्ज़ामात लगाया, आपने सुन लिए, चीफ जस्टिस को भी रगड़ दिया और चीफ इलेक्शन कमीशन को भी रगड़ दिया। बात यह है कि धांधली हो या ना हो, इसमें चीफ जस्टिस का कोई किरदार कभी होता ही नहीं है और हो भी नहीं सकता है। वो मनसब ही ऐसा, उसका कोई इससे बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं होता। चीफ जस्टिस की तरफ से जो धांधली हो सकती है वो ये है कि वो किसी जायज़ तबादले को मनसूख कर दे, जिस तरह बिलियाल करता रहा, जो उसके इख्तियारात होते हैं, या ये कि धांधली के इल्ज़ामात की रिपोर्ट रुकवा दे, जिस तरह के साद रफ़ीक ने इमरान खान को शिकस्त दी लाहौर के हल्के में 2018 के इलेक्शन में। तो वो जालसाजी से इमरान खान को सीट दे दी गई, तो साद रफ़ीक ने उसको चैलेंज किया, गिनती दोबारा कराई जाए। जब गिनती दोबारा शुरू हुई और तो पता चला कि इसमें तो साद रफ़ीक की लीड जा रही है और हतमी फैसला आते आते साद रफ़ीक जीत जाएगा। तो उस वक्त का जो चीफ जस्टिस सर नाबकहर साकिब निसार, उसने हुक्म इम्तनाई दे दिया कि ये दोबारा गिनती नहीं हो सकती। कभी हुक्म इम्तनाई दोबारा गिनती पर आज तक नहीं दिया गया, लेकिन साकिब निसार ने दिया। तो इस किस्म की धांधली तो चीफ जस्टिस कर सकता है, या हुकूमत यानी वफाकी हुकूमत को तंग करने के लिए उसके कुछ फैसले, कुछ इक़दामात के ख़िलाफ़ किसी रिट पर या खुद नोटिस के तहत रोक लगा दे, स्टे आर्डर दे दे, कालअदम करार दे दे, कैंसिल कर दे उसके फैसले। ये इस किस्म की धांधलियाँ चीफ जस्टिस हजरात कर सकते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऐसी पोजीशन में होता ही नहीं है कि वो मातहत अमले को ये हुक्म दे कि फ़लाँ के हक़ में धांधली करो। अब यहाँ एक नुक्ते की बात है कि अगर PTI का वो मुतालबा मान लिया जाता कि इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी की बजाय अदलिया के अफसरों से कराए जाएँ, यानी RO हजरात जो हैं वो सिविल जज वगैरह लिए जाएँ, तो आज क्या होता। आज इन्होंने ये कहना था कि ये चीफ जस्टिस ने मातहत अदलिया को हुक्म दिया था कि वो धांधली करे, क्योंकि मातहत अदलिया बहरहाल वो चीफ जस्टिस का हुक्म मान सकती है। वो हुक्म यानी उसके दायरा कार में, चीफ जस्टिस के दायरा कार में आते हैं ये सिविल जज, छोटी मातहत अदलिया के जितने भी लोग होते हैं आते हैं। तो वो तो एक बड़ी गनीमत बात हुई अदलिया के हवाले से कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा नहीं, यही ब्यूरोक्रेसी इंतखाबात कराएगी। और फिर इस ब्यूरोक्रेसी में जहाँ जहाँ PTI के हामी थे, प्रोजेक्ट इमरान खान के लगाए हुए अफसर, बेईमान और बददियानत अफसर, जिस तरह के ये कमिश्नर है, तो उन्होंने फिर धांधली की और पंजाब में मुस्लिम लीग नून को कम से कम इन्होंने 15 कौमी असम्बली की सीटों से महरूम किया, कम से कम। ये तो उल्टी गंगा चल पड़ी है ना, एक तूफ़ान मचा दिया PTI ने कि धांधली हो गई, हमारी सीटें छीन ली गई। सीटें मुस्लिम लीग की छीनी गई हैं, पंजाब से 15, पख्तूनख्वा से 2। ये रिपोर्ट है सरकारी इदारों के पास। 17 सीटें पंजाब और पख्तूनख्वा से छीनी गई हैं और यहाँ मुस्लिम लीग वाले जो हैं वो कोई बयान नहीं दे रहे, कोई वाइट पेपर नहीं दे रहे, डरते हैं या समझते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो फ़ौज नाराज़ हो जाएगी, फ़ौज से ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। ये कोई सियासी पार्टी इस तरह के किरदार अदा नहीं करती जिस तरह का किरदार मुस्लिम लीग नून कर रही है। इसके पास शवाहिद मौजूद हैं, जाकर देखें खुर्रम दस्तगीर भट्टी साहब के पास, वहाँ उनके पास कितने सबूत हैं कि उनको किस तरह हराया गया। आबद शेर अली को मिले, मैं तफसील से मैंने बात नहीं करता, लेकिन मुस्लिम लीग वालों को पता है कि 15 सीटें उनके पास रिकॉर्ड है, 15 सीटें पंजाब की और 2 पख्तूनख्वा की इनकी हराई गई हैं। पख्तूनख्वा की 2 सीटें ये नवाज शरीफ की सीट के अलावा गोया कि 3 सीटें, 15 और 3 18 सीटें इनको हरवाई गई हैं। अगर ये 18 सीटें ना हरवाई जाती तो मुस्लिम लीग की सीटें 90 से ऊपर होनी थी, जो कि नहीं हो सकी। और इस तरह मुस्लिम लीग को ये ताना बर्दाश्त करना पड़ा कि देखो इसकी तो हवा उखड़ गई है। सादा अक्सरियत तो बहुत दूर की बात है, ये तो 80 सीटें भी नहीं ले सके। और साथ ही फिर लेकिन मैं ज़िमनी तौर पर यह भी कह दूं कि वो एक मुहिम जो जंग ग्रुप ने चलाई थी, अंसार अब्बासी साहब ने, सुहेल बड़ाई साहब ने, हामिद मीर साहब ने, और बड़ी कामयाबी से चलाई थी। ज़ाहिर इतना बड़ा मीडिया ग्रुप है, उस पर जो बात चलती है वो तो फिर चल जाती है कि नवाज शरीफ साहब सुपर लाडला बनाकर लाए जा रहे हैं। तो सुपर लाडला के साथ ये सलूक किया जाता है जो नवाज शरीफ के साथ हुआ। 3 मरतबा उनको फ़ौज निकाल चुकी है हुकूमत से और वो सुपर लाडला हैं। खैर ये बीच में बात आ गया। अब कमिश्नर साहब जो हैं, इनके बारे में जो चीज़ें मालूम हुई हैं वो उनका खुलासा मैं बयान करता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि ये न सिर्फ ये है कि PTI के आदमी हैं, इनके सारे रिश्तेदार, इनकी बेटी, इनके अजीज़ PTI के रुकन हैं, इनका एक कज़न भी PTI की टिकट पर MNA मुंतखब हुआ है, इसकी बेटी PTI की मेंबर है जो लंदन में मुजाहरे करवाती है, और ख़ुद ये PTI का आदमी होने के अलावा ये फर्रा गोगी गैंग का सरगर्म कारंदा भी है।
इसने उस्मान बुज़दार के साथ मिलकर जनूबी पंजाब में बेपनाह लूट मार की, बेपनाह पैसा बनाया। फिर इसने हाउसिंग सोसाइटियाँ इसने बहुत सारी बना रखी हैं अपने बेटे के नाम पर। अपने इसका बेटा जो है कम से कम 8 हाउसिंग सोसाइटियों का मालिक बताया जाता है, और इसका इश्तराक कार है मलिक रियाज के साथ। ये सारी चीज़ें अब सामने आएंगी, सब सामने आ रही हैं। और इसने जो इल्ज़ाम लगाया वो किसी मीडिया के लोगों ने इस पर गौर ही नहीं किया कि कमिश्नर तो इंतखाबी अमल में कोई किरदार होता ही नहीं है, ना वो धांधली कर सकता है ना वो धांधली रुकवा सकता है। अगर उसने धांधली रुकवानी है तब भी वो डिप्टी कमिश्नर से कहेगा कि ये हो रहा है, उसको इसका नोटिस लिया जाए। कमिश्नर जो है वो तो इसका ओवरऑल एक निगरान का किरदार होता है, मैदान में डीसी होता है, एसी होता है, ये नहीं होता। इसका इलेक्शन में किरदार ही नहीं। फिर भी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मीडिया ने एक एटमी धमाके के बराबर का धमाका करार दिया। ये अलग बात है कि शाम होते होते ये एटमी धमाका, एटम बम, एटमी ज़र्रात, इसकी ताबकारी सारी बुझ गई थी, फना हो गई थी। तो इसका तो किरदार ही नहीं है इलेक्शन कमीशन का कि वो इस तरह का किरदार अदा करे। फिर इसका माजी का किरदार, फिर ये भी पता चला है कि इसकी नालायकी की वजह से इस पर जो लगे करप्शन के इल्ज़ामात हैं उनके कई मामलात की तहकीकात भी हो रही है। एक स्टोरी उमर चीमा साहब ने बड़ी अच्छी की है, अगर आप उनका व्लॉग सुन लें। उन्होंने तो पूरी डॉक्यूमेंट्री तरीके से बताया है कि जिसने कहाँ कहाँ गड़बड़ की है। तो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाता था, जिम खाने बनाता था और माल बनाता था। उस्मान बुज़दार को इसका हिस्सा देता था, फर्रा गोगी को इसका हिस्सा देता था। ये उनकी बातें नहीं, ये मैं अपने तौर पर कर रहा हूँ। उन्होंने तो बहुत मुताद किस्म की डॉक्यूमेंटेशन किस्म की जो कैटेगरी होती है उसके अंदाज से उन्होंने अपना प्रोग्राम किया। तो तरक्की नहीं हो रही थी, मायूस था, डिप्रेस था। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि दिमागी मरीज़ है। दिमागी मरीज़ तो होगा, जो ज़ाहिर है कोई सेहतमंद दिमाग का आदमी इतने बड़े पैमाने पर करप्शन नहीं करता। लेकिन मामला सिर्फ दिमागी मर्ज़ का नहीं है, करप्शन का है। और इसने फिर चंद दिन पहले 3-4 दिन पहले इसने अमेरिका का वीज़ा लगवाया, जिससे बात समझ में आ जाती है कि ये माल बटोर कर, जो इसने पीटीआई से भी लिया माल, वो माल बटोर कर ये अमेरिका जाकर वहाँ सियासी पनाह लेने का इरादा रखता था। तो अब माशाल्लाह खैर से पहुँचे अमेरिका, क्योंकि अब इस पर होगी निगरानी, इसको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके इल्ज़ामात की तहकीकात होगी, तहकीकाती कमीशन बन गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट एक समाअत कर रही है इलेक्शन में धांधली के हवाले से, कोई केस वगैरह या दूसरे केस जो है, उनमें भी इसका जो किरदार है इस पर वो भी ज़ेर बहस आएगा और उसका भी नोटिस लिया जाएगा। अगरचे चीफ जस्टिस से जो मुतालबा किया गया था कि इस मामले पर आज खुद नोटिस लिया जाए, उन्होंने इनकार कर दिया है, क्योंकि वो कह चुके हैं कि हम आज खुद नोटिस नहीं लिया करेंगे। कोई बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल हो तो ठीक है। तो ये प्रोपेगेंडा, अच्छा इसने वहाँ जाकर सियासी पनाह ले लेनी थी, फिर वहाँ जाकर इसने मज़ीद प्रोपेगेंडा करना था कि ये धांधली हुई। अब रावलपिंडी डिवीज़न की 11 सीटें जिनमें एक पर पीटीआई जीती। इसने इल्ज़ाम लगाया कि 50,000 की लीड हमने दिलवाई। मुस्लिम लीग के लोग, मुस्लिम लीग का नाम नहीं लिया, लेकिन कामयाब होने वाले, ज़ाहिर कामयाब होने वाले 11 में से 10 मुस्लिम लीग के हैं। तो कामयाब होने वालों को हमने 50-50 हज़ार की लीड दिलवाई, जबकि वो हार रहे थे। अच्छा, अब सवाल ये है कि 10 सीटों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीते, उनमें से किसी एक की भी लीड 50,000 नहीं है, किसी की 30,000 है, बल्कि एक की 30,000 है, बाकी सबकी 15, 16, 12 इतने हज़ार है। 50,000 की लीड कहाँ से गई? 50,000 की लीड एक उम्मीदवार ने ली, 11 में से 11वें ने। 10 तो मुस्लिम लीग के जीते, जो 11वां था वो पीटीआई का था, वो जीता और उसने 50,000 की लीड ली। तो जहाँ झूठ तो उसके यही से साबित हो गया। यानी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर सहाफ़ी ज़रा सुनते, बाकी चीज़ें तो खैर बाद में मालूम हुई ना, सारे झूठ फ्रॉड। और फिर ये इसका भी पार्टनर है, वो जो लाहौर का एक बहुत ही थर्ड रेट गुंडा है, मियाँ असलम इकबाल, जिसको इमरान खान ने पंजाब के वज़ीर आला भी नामज़द किया 2-3 दिन पहले। तो वो थर्ड रेट गुंडा, वो भी इसका पार्टनर है। और फिर ये जरताज गुल का भी क्या कहते हैं, खोशा चीन है, उसके साथ इसकी तस्वीरें मौजूद हैं, बैठा है, बातें कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जरताज गुल से इसकी बड़ी ताल्लुकदारी है, सियासी या माली या माशी, क्या जो भी कह लें, बड़ी ताल्लुकदारी है। ये चीज़ें तो खैर बाद में मालूम हुई, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते ही जो 2 चीज़ें सामने, 3 चीज़ें सामने आती थी, वो किसी सहाफ़ी ने, किसी मीडिया ने उसको ज़ेरे गौर लाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। मसलन एक तो यही कि कमिश्नर का तो रोल होता ही नहीं धांधली करे या धांधली को हुक्म दे, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे फिर चीफ जस्टिस धांधली के अमल से बिल्कुल गैर मुतल्लक है, जिसकी मैंने तशरीह कर दी कि चीफ जस्टिस अगर बददियानती करने पर आए तो वो क्या क्या बददियानती कर सकता है, वो मैंने बता दी। वो साकिब निसार, बिंदयाल,
एजाजुल हसन का चीफ जस्टिस तो नहीं रहा, लेकिन वो चीफ जस्टिस का ज़मीमा तो था हर दौर में। इन जजों ने जो बेईमानियाँ की, बददियानतियाँ की, खबास्तें की, तो वो मैंने आपको बता दी कि इस तरह की चीज़ें तो मुमकिन है, जग्गागिरी से, ज़ोर ज़बरदस्ती से इस तरह की चीज़ें मुमकिन है, लेकिन कोई भी चीफ जस्टिस इंतखाबी ऑफिस में जाकर, पोलिंग ऑफिस में जाकर गिनती के अमल में या ठप्पे लगाने के अमल में कोई किसी किस्म का किरदार ना अदा कर सकता है, ना किसी को हुक्म दे सकता है। आपका क्या ख्याल है इनका कि चीफ जस्टिस साहब फ़ोन करेंगे कि भाई मैं चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ, तुमने मुस्लिम लीग के उम्मीदवार को जितलाना, 10,000 वोटों पर ठप्पे लगाकर मुझे रिपोर्ट दो, इस तरह का टेलीफोन किया होगा उसने। तीसरी बात फिर ये है कि ये जो लीड वाली बात है, 50,000 हारने वालों को 50,000 वोट की लीड से जितवाया, ये 3 बातों पर ही गौर कर लेते तो वो ये ठुस हो जाना था काम उसी वक्त, लेकिन नहीं, उन्होंने तो मीडिया ने तो, अब मीडिया जो है इस वक्त मलक रियाज के कंट्रोल में है। मलक रियाज कहता है मुझे खामखा इल्ज़ामात में मुलव्वस किया जा रहा है, लेकिन सबको पता है कि जियो, दुनिया, ARY, कैपिटल और पब्लिक और GNN, ये सारे चैनल जो है इस वक्त मलक रियाज कंट्रोल कर रहा है। जो उनको वो प्रोग्रामिंग बनाकर दे रहा है, जो दस्तावेज़ात दे रहा है, ये इसको चला रहे हैं, उस पर प्रोग्राम कर रहे हैं, उस पर फिर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन चैनल्स का जो अमला है वो अपने ज़ाती ट्विटर अकाउंट और फेसबुक पर ये चीज़ें फैला रहा है। जिस तरह कि मैंने बताया कि ये एक जाली सरकारी रिपोर्ट, खुफिया अदारे की रिपोर्ट, कि ये चट्ठा जो है ये तो बड़ा ईमानदार अफसर है और इसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून वालों से है, तो ये रिपोर्ट चलवा दी। और वो ज़ाहिर है जिन TV के लोगों ने ये रिपोर्ट चलाई उनको 100% पता था कि ये जाली है, लेकिन ज़ाहिर है वो हुक्म के पाबंद थे, उन्होंने फिर चलाया। तो ये जनाब मामला, ये 2 दिनों में PTI को 3 शिकस्तें हुई हैं। अब अमलन PTI हिम्मत हार चुकी है। JUI ने उसके साथ जो किया, जो करना है अभी, उसके बाद अवामी मुजाहरों की काल पर जो कुछ हो गया। नाज़रीन, अब थोड़ा सा हवाल अली मोहम्मद खां का, अली अहमद खां, ये वो बदबख्त है जो जानबूझकर झूठ बोलने से पहले जानबूझकर दुरूद पढ़ता है, जानबूझकर। ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जिस तरह करते हैं? तो इसके बाद इसने कहा कि इमरान खान ने मुझे कहा है कि मैं बरसरे इक़्तिदार आकर फ़तह मक्के की मिसाल कायम करूँगा और सबको माफ़ कर दूँगा। फ़तह मक्का के मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ारे मक्का को माफ़ किया था, मुसलमानों को माफ़ नहीं किया था। मुसलमान तो उनके साथ थे, कुफ़ारे मक्का को माफ़ किया था। और ये अब इसने पाकिस्तान के 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत रखने वाले अवाम को कुफ़ारे मक्का करार दे दिया है PTI ने। तो खैर इस मनहूस शक्ल वाले अली मोहम्मद खान को तो खुदा पूछेगा, इसी दुनिया में पूछेगा। जिस तरह शेख रशीद का मैंने कहा था कि इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है क्योंकि इसने तौहीन रसालत की है। तो आपने देखा कि वो सियासत से ही हमेशा के लिए आउट हो गया। अब शेख रशीद में इतना कोई कभी इसका चांस ही नहीं है कि वो किसी भी पार्टी में शामिल होकर इलेक्शन लड़ सके किसी भी पार्टी में। अव्वल तो वो अगला इलेक्शन लड़ेगा नहीं, और अगर लड़ेगा तो उसे इतने 3-4 हज़ार वोट मिलेंगे जितने इसको अब मिले हैं, बल्कि इससे भी कम मिलेंगे। तो ये इसके लिए इबरत का मुकाम है कि जो शख्स 1990 की 80 की दहाई से मुसलसल वफाकी वज़ीर और कौमी असम्बली का रुकन रहा हो और इस्टेब्लिशमेंट जिसके आगे पीछे होती हो, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट के गेट नंबर 4 का नौकर था, तो अब वो टके टोकरी हो गया, टके टोकरी से भी नीचे चला गया है। तो ये अली मोहम्मद खान का अंजाम भी इसीलिए होना। करप्ट तो ये शख्स है, खासा करप्ट है। करप्शन पर अल्लाह ताला इस दुनिया में नहीं पकड़ता, कुछ दूसरे काम होते हैं जिन पर पकड़ता है, जिनमें एक तौहीन रसालत के इशू है। तौहीन रसालत का मुर्तकब शख्स जो है, चाहे वो ज़िंदा रहे, लेकिन वो पकड़ में आता है और फिर वो ज़िंदगी अगर ज़िंदा रहता है तो इबरत का निशान बनकर रहता है। जिस तरह सलमान रुश्दी, उसके पास बेपनाह दौलत है, बेपनाह पैसा, लेकिन किसका क्या हाल है। अच्छा नाज़रीन, ज़मीनी तौर पर मैं ये बता दूं कि बहुत सारे लोग हैरान हैं कि सिंध में जाम शुरू के मुकाम पर GDA ने इतना बड़ा जलसा कर लिया, लाख से ऊपर लोग थे। क्या सिंध में इतनी बड़ी, सिंध की पूरी इंतखाबी मुहिम में कोई भी जलसा इतना बड़ा नहीं हुआ। कोई जलसा 15,000 का, तो कोई 20,000 का, ये 1 लाख के करीब इसका जलसा था। यानी तमाम बड़े से बड़े होने वाले जलसों से ये 5 गुना बड़ा जलसा था। तो लोग बहुत हैरान है कि GDA की इतनी ताकत है। तो इसमें सोचने की बात थोड़ी क्लियर हो जाए। सिंध के लोगों को पता है, सिंध में हर एक आदमी को पता है, पंजाब में और बाकी मुल्क में ज़्यादा लोगों को नहीं पता
कि सिंध में पीर पगाड़ों के मुरीदों की तादाद 2 से 2.5 लाख 3 लाख के करीब बताई जाती है, बल्कि इससे भी ज़्यादा, यानी अगर उनके फैमिली को भी शामिल कर लें। मैं मुरीदों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुरीद होते हैं जो हर फंक्शन में लाजमन आते हैं। पीर पगाड़ा जब हुक्म देता है कि तमाम मुरीद फलां जगह पर इकट्ठे हो जाए, तो 40-50 हज़ार का मजमा लाजमी इकट्ठा हो जाता है। 40-50 हज़ार पीर पगाड़ों के ये हुर थे जो आपको नज़र भी आए कि उन्होंने जलसे में जो शुरका की अक्सरियत थी, उन्होंने सफ़ेद पगड़ियाँ या सफ़ेद टोपियाँ पहन रखी थी। ये वहाँ के हुर्रों की निशानी थी। और फिर उसमें दूसरी पार्टियाँ थी। पलेजो की अवामी पार्टी बड़ी ताकत रखती है, अगरचे इंतखाबी रिज़ल्ट वो नहीं ले पाती, लेकिन उसके वर्करों की तादाद हज़ारों में है। फिर दूसरी पार्टी है कौम परस्त दूसरी पार्टियाँ। फिर ये है कि इसमें इस जलसे में जमात इस्लामी के भी हज़ारों अफराद ने शिरकत की और भी लोग आ गए। तो इस तरह मिल मिलाकर ये तकरीबन जलसा जो था ये 1 लाख से कमो बेश 1 लाख कुछ कम या कुछ ज़्यादा इतना बड़ा हो गया। तो इतना बड़ा जलसा जो है वो इस बात की अलामत नहीं है कि GDI बहुत बड़ी अवामी क़ुव्वत है। वो एक अवामी क़ुव्वत है, बहुत सारे हलकों में उसके हज़ारों वोट हैं, लेकिन वो 3 सीटों से कभी ज़्यादा नहीं जीत सकी। और अब भी उसका जो शोर गुल है वो 1 या 2 सीटों पर है। 1 या 2 सीटों के लिए वो अब फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रवैया अफसोसनाक है। अंदरून सिंध से ज़्यादा धांधली कराची में हुई है, जहाँ मैंने आपको बताया कि जमात इस्लामी से 3 सीटें छीनी गई हैं। और फिर वो अलग बात है कि जमात इस्लामी जो ये 3 सीटें भी PTI पर कुर्बान करने की बातें कर रही है। वैसे कमाल है कि ये दज्जाल का फितना जो है किस तरह लोगों को गुमराह करता है। जो जिन लोगों ने सारी उम्र कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, वो भी अब दज्जाल के ग़ुलाम हो गए हैं। तो नाज़रीन, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।